बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आई एम सबीर रज़ाक, योर बायोलॉजी टीचर, एंड टॉपिक्स दैट वी आर गोना डिस्कस टुडे आर शोइंग ऑन द स्क्रीन, सो विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट इट। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फेट ऑफ केमिकल एनर्जी। कौन सी केमिकल एनर्जी? वो वाली केमिकल एनर्जी जो हमने एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के जरिए से गेन की थी। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इस केमिकल एनर्जी के साथ आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वहां जाकर हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए ताकि चीजें आपको रिदमिकली समझ में आ सके। सो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन मौजूद है जिसमें हमारे पास एक तो ग्लूकोज का प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरा बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रहा है। अब हमने देखना है कि ग्लूकोज के साथ और ऑक्सीजन के साथ आगे क्या होता है। सो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी मौजूद है स्टोर्ड फॉर्म के अंदर। इस ग्लूकोज को लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमंस क्या करेंगे? एज अ फूड सोर्स यूटिलाइज करेंगे। और फिर जब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाएगा तो इसके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है उसके साथ क्या होगा? वो हमारे पास उस एनर्जी का, केमिकल एनर्जी का एक पोर्शन एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एटीपी है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नेक्स्ट इंपावर करेगी हमारे मेटाबॉलिज्म को। किसे इंपावर करेगी? मेटाबॉलिज्म को। ठीक हो गया। अब ये एटीपी क्या है बेटे? एटीपी हमारे पास एनर्जी करेंसी को बोलते हैं। यानी कि अब आपने इमेजिन करना है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की बहुत सारी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि ओवरऑल हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं। और इन फैक्ट्रीज के अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं जिनमें इंजाइम्स, कोएंजाइम्स, रेगुलेटर्स ये चीजें आती हैं। ठीक हो गया। अब ये जो वर्कर्स है ना, ये कहते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करवाना है, अगर लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन रखना है तो हमें सैलरी देनी पड़ेगी। वो सैलरी बॉडी किस फॉर्म में देती है? एटीपी की फॉर्म में देती है। इसीलिए हम इसको जो है वो एनर्जी करेंसी कहते हैं। यानी कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास मौजूद है वो एटीपी है। यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है? एटीपी है। ठीक हो गया। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यानी कि एटीपी का मेटाबॉलिज्म में जाके यूज होना, केमिकल एनर्जी का मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज होना, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट क्या करता है? हमारे पास एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जिसे सिंपली हम वर्क भी कहते हैं। ठीक हो गया। और साथ में हीट एनर्जी भी बनती है। यानी कि केमिकल एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए से एटीपी में कन्वर्ट हुई और उस एटीपी को मेटाबॉलिज्म ने यूज किया और आउटपुट के तौर पे मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस की। सिंपल। अब इस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी इनपुट है और मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी हमारे पास आउटपुट मौजूद है। ठीक हो गया। यानी कि एक तरह से जो केमिकल एनर्जी का यूज हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं इस केमिकल एनर्जी के साथ क्या होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि सम स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी इन फैटी टिश्यूज। लेकिन वो कहते हैं कि जो सरप्लस अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी बच जाता है उसको जो है केमिकल एनर्जी की ही फॉर्म में फैटी टिश्यूज के अंदर क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है फॉर दी फ्यूचर यूज। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास फेट ऑफ ग्लूकोज, फेट ऑफ केमिकल एनर्जी। अब जो दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट था वो है ऑक्सीजन। अब देखते हैं इस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है। तो बेटा, जब हमारे पास अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस इमर्ज हुआ तो उसके नतीजे में क्या बना था? ऑक्सीजन बना था। आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन में कि ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का। तो ये ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। अब प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर गिव राइज टू रेस्पिरेशन। इसी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ने रेस्पिरेशन को जो है वो इमर्ज किया। इसके नतीजे में रेस्पिरेशन का प्रोसेस अराइज हुआ। अब रेस्पिरेशन जो है वो नेक्स्ट दो टाइप्स की होती है। नंबर वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हमने अभी अभी डिस्कस की किस तरह से एनर्जी हार्वेस्टिंग प्रोसेस है ये। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो भी आगे दो टाइप्स का है। नंबर वन इज हमारे पास एरोबिक एंड नंबर टू इज एनारोबिक। ये है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की बेस पर डिवीजन। यानी कि एरोबिक में ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली टाइप कौन सी है रेस्पिरेशन की, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक हो गया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सिंपली इसको ब्रीदिंग कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक, और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का डिफरेंस। इसको डिटेल से थोड़ा आगे जाके देखते हैं। फिलहाल के लिए एफएससी और मैट्रिक के जो दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड एरोबिक एंड एनएरोबिक। ठीक हो गया, समझ में आया जी। तो स्टूडेंट्स वी हैव रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को थ्योरेटिकली देखेंगे, इसकी डिटेल्स में जाएंगे। तो रेस्पिरेशन दो तरह की थी, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू सेल्स इन अ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ सी चेन मॉलिक्यूल्स इन दी सेल्स। यानी कि वो कह रहा है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है सी चेन मॉलिक्यूल्स की। सी चेन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कि ग्लूकोज है, जिनके अंदर कार्बन की चेन्स मौजूद होती हैं, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया। इनकी ब्रेकडाउन होगी, और ये जो ब्रेकडाउन होगी वो स्टेप्स में होगी। वो स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय ब्रेक डाउन ऑफ सी चेन मॉलिक्यूल्स इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इक्वेशन है रेस्पिरेशन की, जो कि अगर गौर करें तो पता चलता है कि ये फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल रिवर्स है। यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहे हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में बिल्कुल रिवर्स था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहे थे। ठीक है। यानी कि ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि सिंपली ये गैसियस एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। ठीक है। हम सिंपली इसको ब्रीदिंग कह सकते हैं, दैट्स इट जी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जो कि दो इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। अब ये प्रोसेसेस किस तरह से इंटर रिलेटेड है ये हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सन मौजूद है, जो कि अल्टीमेट सोर्स था एनर्जी का, जिसमें से हमारे पास सोलर एनर्जी आ रही थी। इस सोलर एनर्जी को प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज कर रहे थे, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था। प्लांट के अंदर मौजूद क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता था, जिसके अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को जो है वो कन्वर्ट कर देता था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन के अंदर, यानी कि सी चेन मॉलिक्यूल्स बनाता था। और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता था। अब ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये सी चेन मॉलिक्यूल्स, ये दोनों चीजें हमारे पास किन्हें जरूरत है? एनिमल्स को। एनिमल्स इन दोनों चीजों को यूटिलाइज करते हुए सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जो कि एनर्जी अवेल करता है किसको? जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? मेटाबॉलिज्म को। ठीक हो गया। एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स दोबारा से यूटिलाइज कर लेते हैं, किस चीज के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी जरूरत एनिमल्स को है, और एनिमल्स इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, मेटाबॉलिज्म अपना मेंटेन करता है, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि प्लांट्स यूज कर लेते हैं दोबारा से फोटोसिंथेसिस को जो है वो परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से ये दो हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो इंटर रिलेटेड हैं और लाइफ को ओवरऑल मेंटेन कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो होप सो आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहाँ पर तमाम होता है। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ये आपका हक है कि आप क्वेश्चंस करें। ओके, सो अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आमीन।